भारत सरकार को एक आदेश दिया है कि क्यों नहीं आप समान नागरिक संहिता ले आते, कॉमन सिविल कोड लाने के लिए आप कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा भारत के लॉ विभाग को यानी कि लॉ मिनिस्ट्री के सचिव को यह आंसर दिया, यह कहा गया है इंस्ट्रक्शन दे करके कि जितना जल्दी हो सके यूनिवर्सल सिविल कोड जो है उसे आप लेकर के आएं, समान यानी समान नागरिक संहिता लेकर के आए। तो आप सवाल जानना चाहेंगे कि ये यूसीसी होता क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है, इसके पक्ष विपक्ष क्या हैं, क्या इसके मायने हैं, सारी बातें आज के सेशन में आपको पता चलने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भारतीय गवर्नेंस का। और भारतीय गवर्नेंस में जब भी इस सवाल के बारे में चर्चा हुई है तब भारत में तमाम प्रकार के विरोध हुए हैं। आज इस सवाल को आपको उसी पेरिफेरी में चलते हुए चलना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है, महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। महत्वपूर्ण सवाल की पूरी कहानी पहले सुनते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की चर्चा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को आदेश दे दिया है। सवाल बनता है ऐसा हुआ क्यों? आइए मैं सारी बातें बताता हूं। कहानी कुछ यूं है साथियों, अब इस पूरी कहानी को पहले ढंग से सुनते चलिए, फिर हम आप लोगों को आगे की बातें बताते चलेंगे। प्लीज इसको फोकस करके सुनिएगा। केस कुछ इस प्रकार से है, कहानी सुनिए। हुआ ये कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, ये तो सही है कि जल्दी से कॉमन सिविल कोड लेकर के आइए, लेकिन कॉमन सिविल कोड से पहले आपको जो बात समझ में आनी चाहिए वो क्या है, मैं वो बताता हूं। साथियों, हुआ ये कि राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही समझदारी से इस बात को समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। तसल्ली से सुने और सेशन को जल्दी से शेयर कर दें और पहले ही लाइक कर दें, क्योंकि बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। सुनिए क्या हुआ। राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। तो आप पूछेंगे दिल्ली की कहानी कैसे आ गई? सारी बातें बताते हैं। राजस्थान में जो व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था वो मीणा समुदाय से बिलोंग करता था। अब आप पूछेंगे सर मीणा समुदाय को आपने हाईलाइट क्यों किया? अब इसके बारे में भी सुन लीजिए। इसलिए समुदाय को हाईलाइट किया गया क्योंकि मीणा कम्युनिटी राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर की जाती है, अनुसूचित जनजाति में कंसीडर की जाती है। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि जब वो उन्होंने तलाक मांग लिया तो ये सवाल बड़ा क्यों हो गया? अब सुनते चलिए। हुआ ये कि जब मीणा समुदाय के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी से तलाक मांगना चाहा तो वो तलाक के लिए कोर्ट गया कि मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, मैं डिवोर्स चाहता हूं। जब डिवोर्स मांगने वो गया तो ट्रायल कोर्ट ने उसके डिवोर्स की मना कर दिया कि नहीं, आपको डिवोर्स नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपनी तरफ से एक पॉइंट रेज कर दिया। क्या पॉइंट रेज कर दिया? उसकी पत्नी ने यह कहा कि सर, हमने शादी भले ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग की हो। अब आप पूछेंगे ये कौन सा एक्ट है? साथियों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर शादियां होती हैं तो उसमें रस्में, रीति रिवाज और जो भी आप कर्म करते हैं वो सारे अगर हिंदू प्रथा के अनुसार किए जाते हैं तो वो सारी की सारी चीजें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कवर की जाती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो प्रथाएं लिखी हैं उसके अनुसार भले ही हमने शादी की हो, लेकिन हम राजस्थान के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में हम लोगों को तलाक दिया जाना अलाउ नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। लड़के ने तलाक मांगा क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने जिस परंपरा से शादी की वो हिंदू मैरिज एक्ट की परंपराएं थी, लेकिन लड़की ने तलाक देने से मना कर दिया क्योंकि वो कहती है कि मीणा समुदाय के अंदर तलाक की प्रथा नहीं है और चूंकि ये समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब है तो शेड्यूल्ड ट्राइब को सरकार के द्वारा एग्जम्पशन मिला हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट से। हिंदू मैरिज एक्ट से ये एग्जम्पशन मिला हुआ है कि वो कम्युनिटी जिनके अंदर कम्युनिटी को बचाने के लिए ये जरूरी है कि वहां की कुछ प्रथाओं को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, यानी वहां की कुछ प्रथाओं को इसलिए साइडलाइन कर दिया जाए क्योंकि इस वजह से कहीं कम्युनिटी का नुकसान ना हो जाए। इसलिए मुझे ऑलरेडी एग्जम्पशन मिला हुआ है कि मुझे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, लड़की का कहना है कि मुझे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक नहीं दिया जाना चाहिए। तो साथियों, ट्रायल कोर्ट ने इस लड़के को तलाक नहीं दिया क्योंकि लड़की का स्टैंड मजबूत था। अच्छा, अब यह लड़का यही नहीं रुका, यह यहां से निकला और पहुंचा दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर के इसने सवाल किया और सवाल बहुत जेन्युइन तरीके से किया। बोले सर मुझे तलाक चाहिए, और जब तलाक चाहिए तो तलाक में जब मैंने शादी हिंदू मैरिज एक्ट से की है तो फिर ट्राइबल कानून बीच में कैसे आ जा रहे हैं? मैंने जब प्रथाएं
परंपराएं, रीति रिवाज वो माने जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, तो मुझे क्यों नहीं वो दिया जा रहा, तलाक नहीं दिया जा रहा, ये बताएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर लड़की का पक्ष सुना, लड़की ने भी अपनी बात रखी। जब दोनों ने अपनी बात रखी तो दिल्ली हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि चूंकि इन दोनों की गलती कहीं नहीं है, लड़का अपनी जगह सही है, लड़की अपनी जगह सही है, गड़बड़ है तो सरकार की है। सरकार की गड़बड़ क्या है कि ऐसे कानून बना ही क्यों रखे हैं जिनमें लोग जाके पिस जाते हैं। मतलब दो अलग अलग कानून ही क्यों हैं जब देश एक है। तो देश एक है तो शादी का कानून भी एक होना चाहिए, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, कॉमन सिविल कोड कहते हैं। यानी कि हम लोग जो समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है कि आप जल्दी से कॉमन सिविल कोड लाने का प्रयास करें, ताकि लोगों को अपने अपने कानूनों के हिसाब से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आप पूछेंगे सर फिर सरकार ने क्या कहा। देखिए बात ऐसी है साथियों कि भारत के अंदर भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है, भारत की सरकार में जब अपन भारत का संविधान पढ़ते हैं तो पार्ट 4 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर आर्टिकल नंबर 44 यानी 44 जो है वो कहता भी कॉमन सिविल कोड के बारे में है, लेकिन हम आज तक नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए, तो चलिए अब थोड़ा इतिहास जानते हैं। साथियों हुआ कुछ यूं था कि भारत सरकार, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया तो यह कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कह चुकी है कि कॉमन सिविल कोड लेकर आए। सरकार है कि कॉमन सिविल कोड लाती ही नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है सर। देखिए इसको इस प्रकार से समझिए, भारत में बहुत सारे जाति, संप्रदाय, धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के अंदर अपनी अपनी प्रथाओं को मानने के कानून भी अपने अपने हैं। जैसे अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू अपनी शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को फॉलो करता है। इसी प्रकार से अगर उसे बच्चे को गोद लेना हो तो गोद प्रथा अधिनियम अलग से बना हुआ है। इसी प्रकार से उसे अगर स्पेशल केस में शादी करनी हो तो उसके लिए एक्ट अलग से बना हुआ है। तो हिंदुओं के लिए अलग अधिनियम भारत में चलते हैं। ऐसे ही मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है जो कि 1937 से शरीयत कानून से चला आ रहा है। ऐसे ही ईसाइयों के लिए अलग कानून है। सब अलग अलग कानून से अपने शादी विवाह और अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। क्योंकि भारत डाइवर्सिटी लिया हुआ देश है, इस वजह से यहां पर शादी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, गोद जैसी व्यवस्थाएं जो हैं, तलाक जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, ये धर्म के आधार पर लीड की जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबसे ऊपर मानव अधिकार की बात की और कहा कि इसकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमें समान नागरिक संहिता ले आनी चाहिए। साथियों एक बहुत ही फेमस केस है जो आपके लिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और उस केस का नाम है शाहबानो केस। साथियों शाहबानो वो केस है जहां पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस के माध्यम से ही कॉमन सिविल कोड की लोगों के अंदर आस जगाई थी। सबके लिए समान नागरिक संहिता हो, इसके बारे में सबसे पहले कमेंट किया था। कहानी कुछ इस प्रकार से है। शाहबानो केस है 1985 का। शाहबानो एक इंदौर की, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, वहां की रहने वाली एक महिला थी। उन महिला का अपने पति से तलाक हुआ जिनका नाम अहमद खान था। शाहबानो का जब अहमद खान से तलाक हुआ तो तलाक अहमद खान ने अपनी प्रथाओं के अनुरूप ट्रिपल तलाक, जिसमें तलाक 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 3 बार बोल के तलाक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में तलाक दिया। 60 वर्षीय ये शाहबानो अपने तलाक के माध्यम से जब अपनी तलाकशुदा जिंदगी जीने लगी तो इन्हें तलाक के बाद 60 वर्ष की उम्र में तलाक दिया गया था। तब तक इनके 5 बच्चे थे। ऐसी स्थिति में शाहबानो ने इनसे मतलब तलाकशुदा जीवन के लिए कुछ अमाउंट मांगा, एलुमनी अमाउंट जिसे कहा जाता है, जो जीवन भत्ता कहा जाए या गुजारा भत्ता कहा जाए। देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो तलाक में उसके शादी के बाद की जिम्मेदारी के रूप में कुछ एलुमनी अमाउंट दिया जाता है, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए उसे बाद के जीवन के लिए भी धन दिया जाए। जैसे आपने बहुत सारे आजकल उदाहरण देखे होंगे, जैसे जेफ बेजोस ने जब अपनी पत्नी से तलाक लिया तो उसको बहुत सारी संपत्ति उसको देनी पड़ी, तब जाके तलाक हुआ। अपन ने अभी ऋतिक रोशन का
का उदाहरण सुना था, उसने अपनी पत्नी को बहुत सारी संपत्ति दी तब जाके उसका तलाक हुआ। तो ऐसे ही शाह बानो ने 1985 में अपने पति से तलाक मांगा और तलाक मांग करके उसे फंड की जरूरत पड़ी। मतलब तलाक मांगा नहीं, पति ने तलाक दे दिया, उसने अपने लिए एक अलमनी राशि मांगी कि मुझे जीवन भत्ता चाहिए और भत्ते के लिए मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। पति ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह चूंकि हमारे कानून में नहीं आता। कौन से कानून में? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यह काम नहीं करता। हमारे जो मैट्रिमोनी के लिए या विवाह के लिए जो कानून बने हैं उनमें उसमें जीवन भत्ता जैसी कोई चीज दी ही नहीं है, गुजारा भत्ता जैसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, तो मैं तुम्हें गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। शाह बानो इस केस को लेकर कोर्ट दर कोर्ट घूमने लगी। अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इस पर अपना निर्णय देते हुए इनके पति अहमद खान के लिए एक सीआरपीसी की धारा के तहत आदेश दिया और यह कहा कि इन्हें अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। और गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके पति को आदेशित किया कि आप गुजारा भत्ता दें। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को एक महिला के अधिकार के लिए दिया था और महिलाओं का यह अधिकार बहुत ज्यादा चर्चित भी था, क्योंकि महिलाएं इस माध्यम से जो अब तक तलाकशुदा जिंदगी जी रही थी वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए शाह बानो के साथ अपने आप को अटैच कर चुकी थी। लेकिन अब यह मामला और बिगड़ता है। बिगड़ता कैसे है? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आदेश सुनाया कि इन्हें गुजारा भत्ता देना होगा, इससे मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। भारत में धर्म के आधार पर प्रदर्शन शुरू होने लगे। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस आदेश को अपने विरुद्ध माना गया और ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव आया। उस समय सरकार में राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। राजीव गांधी जी ने मुस्लिमों के धर्म गुरुओं के कहने पर, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, धर्म गुरुओं के कहने पर साथियों तुरंत उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986। ध्यान से सुनिएगा, 85 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जीवन भत्ता दिया जाए और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांगा गया था। लेकिन बात यहां अमाउंट की नहीं थी, बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुस्लिमों के कानून के खिलाफ आदेश दिए जाने की थी। इस कारण से मुस्लिमों के अंदर क्या हुआ, एक विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ धर्म गुरुओं में। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम एक प्रकार से सरकार के खिलाफ हो गए, लेकिन जो समाज के वो लोग थे जो धर्म की पैरवी किया करते थे, उन लोगों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को संतुष्ट करने के लिए राजीव गांधी जी के द्वारा एक प्रयास किया गया और उस प्रयास में उन्होंने एक कानून पारित किया। उस कानून का नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986। उस कानून में उन्होंने यह कहा कि अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रथा के अनुसार किसी को तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी जीवन निर्वाह करने के लिए भत्ता देने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटते हुए सरकार ने एक अधक अधिनियम दे दिया और इसके चलते हुए मुस्लिम धर्मगुरु तो खुश हो गए, लेकिन जनता उनसे नाराज हो गई, महिलाएं उनसे नाराज हो गई और भारत में राजीव गांधी जी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने ये जो नीति अपनाई थी ये एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए अपनाई गई नीति है। ऐसा कहकर के हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कहा गया। मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब हुआ अपने वोट बैंक के फायदे के लिए किसी के गुनाह को कवर कर देना कि भाई तुमने गलत किया है लेकिन चूंकि इससे मुझे फायदा हो सकता है इसलिए मैं इसे कवर दे रहा हूं। भारत में इसके खिलाफ काफी लंबा प्रदर्शन चला। यहां शाह बानो केस तो हार गई थी लेकिन पॉलिटिकली वो जीत चुकी थी, क्योंकि भारत में उनके समर्थन में अब नारे लगने लगे थे। अब क्या आगे बढ़ती है कहानी साथियों, राजीव गांधी जी को इसकी वजह से अभी 84 के अंदर इन्हें प्रधानमंत्री इनकी मां की मौत के बाद बनाया ही गया था। भारत के यंगेस्ट पीएम थे और उन्होंने 85 में जब यह कहानी सुनी और 86 में इस प्रकार का फैसला लिया तो निश्चित ही उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया
कि वो भारत की जनता को कैसे अपने आदेश से समर्थन दें। अब बड़ा सवाल यह था कि भारत में बहुलतावादी या बहुसंख्यक हिंदुओं को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि अब यह प्रयास भारत में सेक्युलर इंडिया का नहीं, तुष्टीकरण का चल रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने 1989 में, अब देखना यहां पर एक बहुत बड़ा बवाल है, और वो ये है कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला जो इशू आता है, उसके बारे में कहा जाता है कि राजीव गांधी जी ने ही आदेश दिया था शिलान्यास का, भूमि पूजन का। जो मंदिर के अंदर भूमि पूजन का आदेश है कि बाबरी मस्जिद में शिलान्यास या भूमि पूजन किया जाए राम जन्मभूमि मानते हुए, वो आदेश 1989 में इसी दबाव में दिया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि 89 के चुनाव में जब वो उतरेंगे तो कहीं चुनाव ना हार जाएं, क्योंकि जनता, बहुसंख्यक जनता धर्म के आधार पर उनसे नाराज हो चुकी है। तो एक तरफ मुस्लिम लोगों को संतुष्ट करने की बात थी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 89 में उन्होंने वहां पर पूजा करने का अधिकार दे दिया था। इस घटना का परिणाम क्या निकला वो आपके सामने है, लेकिन फिलहाल के लिए शाहबानो वो केस बना जिसने राजीव गांधी जी की पूरी इमेज जो है वो धूमिल कर दी। तो शाहबानो मजाक केस नहीं था। शाहबानो भले ही एलुमनी नहीं जीत पाई, लेकिन साथियों वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि नहीं, तलाक के बाद में महिलाओं को संरक्षण के रूप में अधिकार मिलना चाहिए। और साथियों यह सवाल का आपने एक पक्ष सुन लिया। वर्ष 2017 में ट्रिपल तलाक को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस के अंदर भी फिर से सरकार से कहा कि समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड लेके आइए, जिसमें धर्म के आधार पर लोगों का निर्णय ना हो कि वो कौन सा धर्म पकड़े। अब सवाल पूछेंगे, सर ये जो आपने बताया, क्या यह तरीका सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के कानून में धर्म के आधार पर इंटरफेयर किया? साथियों इसका एक दूसरा पक्ष है, अब वो सुनिए। साथियों पक्ष यह है कि भारत के अंदर, भारत के संविधान के पार्ट 3 के अंदर जब हम आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब यह है कि मैं कौन सा धर्म मानता हूं, मैं मेरे धर्म का प्रबंधन कैसे करता हूं, मैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाता हूं, यह मेरा मूल अधिकार होना चाहिए। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो भारत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉमन सिविल कोड की कह करके जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे कम करने का प्रयास किया गया। ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है। तो एक तरफ आप देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 44 जो कि नीति निदेशक तत्व है, जिसमें भारत में समान नागरिक संहिता लाने की बात कही गई है, वहीं भारत में आर्टिकल 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जो कि एक मूल अधिकार है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार की बात सुने और सुप्रीम कोर्ट के भी पुराने डिसीजंस देखें तो मूल अधिकार हमेशा नीति निदेशक तत्वों पर भारी रहे हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता के केस में फिर से इस मामले को कई बार हाईलाइट किया है कि ये जो मामले हैं इनमें समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भारत का इकलौता राज्य गोवा, जहां पर आज भी कॉमन सिविल कोड चलता है, कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि यदि वहां पर कोई मुस्लिम युवक अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे देता है तो उसे जेल जाने की सजा मिलती है। यानी कि वहां पर आज भी समान नागरिक संहिता चलती है। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गोवा का एग्जाम्पल कोट भी किया है कि गोवा जैसी स्थितियां अपनाई जानी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। कॉमन सिविल कोड क्या है, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ते हैं, यह सारा मुद्दा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई हो, कॉमन सिविल कोड क्या है, किस प्रकार से। और अगर समझ में आ गई हो ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इस चीज को वापस से प्रमोट कर दिया है। तो जो बातें कही गई हैं वो वापस से सुर्खियों में आ गई हैं, और सुर्खियों में आने के कारण यह चर्चा का विषय फिर से बन गया है। ठीक है ना? ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं ये सब लिखित में मैं आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, तो परेशान ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मैंने कहा था कि यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये आपको सारी लिखित में मैंने आपको उपलब्ध करा देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले। इस पर एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। What do you understand with uniform civil code या common civil code? Examine its relevance for the secular country like India and challenges its implementation. भारत के अंदर इसके implementation के विषय में अपनी तरफ से तर्क रखिए और common civil code को लागू करने में हमारे क्या challenges हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है ना? दी जाएंगी क्या क्या मिलता है इन क्लासेस के अंदर। जितने भी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और अब तो
टीचर के साथ डायरेक्ट कॉल पर बात करने की फैसिलिटी भी दी गई है। अभी तक आप चैट से ही बातें रख पाते थे, लेकिन अब आप कॉल करके भी सर बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी सुविधाएं अनअकैडमी अब आपको दे रहा है, प्लस विद्यार्थियों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए, कोई भी गोल सेलेक्ट करिए। जैसे एसएससी के अंदर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपए का सेलेक्ट किया, रेफरल कोड अंकित 10 लगाया तो 5850 रुपए में आपको 1 ईयर प्लस 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यानी 1 साल की फीस में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं और सिलेक्शन पा जाएं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि यदि आपको इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको मेरे कंटेंट की संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।